बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैन नगर में एक राजा राज करता था। राजा के राज्य में उज्जैन नगरी में सुख शांति की बंसी बजती थी। हर तरफ खुशहाली, ईमानदारी और न्याय का बोलबाला था। प्रजा अपने राजा और राजघराने से बहुत प्रेम करती थी। जितना लोकप्रिय राजा था, उतना ही लोकप्रिय राजकुमार भी था। राजकुमार अपनी प्रजा के लिए पूजा जाता था। अभी उसका शासन पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन लोगों को भरोसा था कि कल जब बूढ़े महाराज नहीं रहेंगे, तब भी उज्जैन नगरी और वहां की जनता का भविष्य राजकुमार के हाथों में सुरक्षित रहेगा। राजा को लगातार राजकुमार की चिंता रहती थी। कोई सपना देखते तो ज्योतिषियों को बुलाकर पूछते कि कहीं इस सपने का संबंध राजकुमार से तो नहीं है। एक रात राजा ने 3 सपने देखे। पहले सपने में उन्होंने देखा कि एक वृक्ष है जिसके पत्ते मोर के पंख जैसे हैं, फूल हीरे के हैं और फल कीमती लाल रत्न है, लेकिन वो पेड़ रो रहा है और उसमें से खून की बूंदें टपक रही है। राजा की आंख खुल गई। वो बहुत परेशान हुए। बड़ी कठिनता से दोबारा नींद आई तो उन्होंने दूसरे सपने में देखा कि बगीचे में 4 आदमी बैठे शतरंज खेल रहे हैं। कोई जीतता है न कोई हारता है। राजा की फिर आंख खुल गई। अजीब सा सपना था। राजा उलझन में पड़ गए। फिर आंख लगी तो तीसरा सपना देखा कि एक शहर है जहां 52 राजा बैठे चक्की पीस रहे हैं। अब आंख खुली तो सुबह होने वाली थी। तीनों ही सपने उन्हें बहुत अशुभ लगे और वो व्याकुल हो गए। उस दिन दरबार में उन्होंने सभी विद्वानों और सपनों का अर्थ बताने वालों को बुलाकर अपने तीनों सपने बताए और उनका अर्थ पूछा। सबने बहुत सोच विचार किया, बहुत गणनाएं की, लेकिन उन सपनों का अर्थ कोई नहीं बता सका। ज्योतिषियों ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, बहुत से सपने पेट की गड़बड़ी से भी दिखाई देते हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता। राजा ने कहा कि या तो इन सपनों का कोई अर्थ होगा या ये दुनिया में कहीं न कहीं वास्तविकता में पाए जाते होंगे। अगर अर्थ नहीं बता सकते तो मुझे अपनी आंखों से दिखाओ। ऐसे समय पर चुनौती स्वीकार करने की प्रथा थी। पान का बीड़ा बनाकर बीच में रख दिया जाता और जो उस काम को करने का साहस दिखाता वो उस बीड़े को उठाकर खा लेता। राजकुमार ने बीड़ा उठा लिया। सब दरबारी हैरान हो गए। यहां भी ऐसा ही हुआ। सुबह से शाम हो गई। पूरी उज्जैन नगरी चिंतित थी कि राजा की इस जिद का क्या परिणाम होगा। जिस राजकुमार को बचाने के लिए राजा ये सब जतन कर रहे थे, वही बेटा खुद उनकी जिद की भेंट चढ़ गया। यानी न चाहते हुए भी वो खुद ही बेटे को उस संकट में डाल रहे थे जिसकी भविष्यवाणी राजकुमार के बचपन में ज्योतिषियों ने की थी और जिससे बचाने की वो आज तक कोशिश करते आए थे। राजकुमार ने पिता को समझाया कि चिंता मत कीजिए, अगर मेरे भाग्य में ये लिखा है तो मुझे सहना ही पड़ेगा। होनी को कौन टाल सकता है? राजकुमार ने वचन दिया कि वो इन सपनों को वास्तविकता में आंखों से दिखाएगा और माता पिता के आशीर्वाद से उसे कुछ नहीं होगा। राजकुमार ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण मनुष्यों जैसे कपड़े पहने, स्वर्ण मुद्राएं साथ ली, माता पिता के पैर छुए और अपने प्रिय घोड़े पर बैठकर अनजानी मंजिल की ओर चल दिया। दिन भर यात्रा करता और रात को किसी बस्ती, बगीचे या सुनसान स्थान पर सो जाता। एक शाम वो एक उपवन में जा पहुंचा। वो बहुत बड़ा था, लेकिन सब झाड़ जंखाड़ से भरा था। अंधेरा होने लगा था, इसलिए राजकुमार ने निर्णय लिया कि वो दिन में पूरे उपवन का चक्कर लगाएगा। उसने भोजन किया, कुएं से ठंडा पानी निकालकर पिया और एक ओर लेटकर सो गया। आधी रात गुजरी होगी कि बहुत तेज आंधी आई और उसके साथ किसी बहुत बड़े जीव के उड़ने जैसी आवाज आई। राजकुमार एक घने पेड़ के ऊपर छुपकर बैठ गया। तारों की छाव में उसने देखा कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा काला दानव बड़े बड़े कदम रखता हुआ आ रहा है। उसकी आंखें अंधेरे में जलते हुए अंगारों की तरह लग रही थी। जब वो काफी दूर निकल गया तो राजकुमार भी पेड़ से नीचे उतर आया। डर के मारे वो पसीने पसीने हो रहा था। फिर नींद नहीं आई। सुबह के समय फिर वैसी ही आवाजें सुनाई दी। तेज हवा चली और दानव वापस वहां से चला गया।
दिन निकलने पर राजकुमार ने उस स्थान का निरीक्षण किया। वहां बीचों बीच एक बारादरी बनी थी। वहां पलंग पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री लेटी थी। लेकिन ये क्या, उसका सिर धड़ से कटा हुआ अलग रखा था। वहां 2 लकड़ियां रखी थी, और उससे भी विचित्र बात यह कि उस स्त्री के सिर की ओर एक पेड़ लगा था, जिसके पत्ते मोर के पंख जैसे, फूल हीरे के और फल लाल रत्नों के लटक रहे थे। राजकुमार ने पास जाकर देखा, स्त्री की आंखें खुली हुई थी और उनसे खून के आंसू बह रहे थे। राजकुमार को अपने पिता का एक सपना वास्तविकता के रूप में सामने दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसे लगा कि अवश्य ही इस दानव का भी इस सब से कुछ संबंध है। उसने निर्णय लिया कि इस बगीचे में 2-4 दिन रुककर स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए। जल्दबाजी कहीं काम खराब न कर दे। दिन भर वो इधर उधर घूमता रहा। बगीचे के कुछ पेड़ों पर फल लग रहे थे। उसने फल तोड़कर पेट भरा और शाम होने के बाद एक कोने में जाकर लेट गया। आधी रात को फिर वैसी ही आंधी आई और आवाजें सुनाई दी। 2 दीपक जैसी आंखें दिखाई दी। मनुष्य की गंध चिल्लाता हुआ दानव बगीचे में घुसा और बारादरी की तरफ चला। जब वो आगे बढ़ गया तो राजकुमार पेड़ों में छुपता छुपाता वहां पहुंचा और एक पेड़ पर चढ़कर छुपकर बैठ गया। उसने देखा कि दानव ने उस मृत स्त्री के सिर की ओर की लकड़ियां उठाकर पैरों की ओर रखीं और पैरों वाली सिर की ओर रखीं, तो वो स्त्री जीवित होकर बैठ गई, जबकि वो विचित्र पेड़ लुप्त हो गया। दानव ने उससे कहा कि उसे वो स्त्री पसंद आ गई है और वो उसे अपनी रानी बनाएगा। फिर उसने पूछा कि यहां कोई मनुष्य तो नहीं आया था, क्योंकि यहां से आज किसी मनुष्य की गंध आ रही है। स्त्री ने उत्तर दिया कि यहां कौन आएगा, मनुष्य तो मैं भी हूं, मेरी ही गंध होगी। इसी तरह सुबह होने लगी तो दानव ने पास रखी हुई तलवार से स्त्री का सिर काट दिया। स्त्री की गर्दन से खून की बूंदें टपकी। उनसे वृक्ष बना, पत्ते लगे, फूल लगे और फल लगे। फिर उसने सिरहाने और पैरों की लकड़ियों की अदलाबदली की और शोर मचाता वापस चला गया। उसके जाने के बाद राजकुमार पेड़ से उतरा और प्रकाश फैलने की प्रतीक्षा करने लगा। जब दिन निकल आया तो उसने बारादरी में जाकर स्त्री के सिरहाने और पैरों की लकड़ियां बदली, तो वो स्त्री उठकर बैठ गई। उसने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो भाई, और मुझे क्यों जीवित किया? मैं कई वर्षों बाद दिन का प्रकाश देख रही हूं। राजकुमार ने उत्तर दिया कि मैं एक यात्री हूं, रात बिताने के लिए इधर निकल आया था। रात को दानव को जीवित करते देखकर छुप गया था। तुम बताओ तुम कौन हो और इस दानव के जाल में कैसे फंस गई? स्त्री ने बताया कि मैं अपने देश की राजकुमारी हूं। एक रात महल की छत पर खड़ी चांदनी का आनंद ले रही थी कि यह दानव वहां से गुजरा। उसने मुझे देखा और मुझे वहां से उठाकर यहां लाकर बंदी बना दिया। ये जादू की तलवार है और ये जादू की लकड़ियां हैं जिनसे मुझे रोज मार दिया जाता है और रात को जीवित कर दिया जाता है। रात तुम यहां छुपे थे, इसीलिए वो कह रहा था कि उसे मनुष्य की गंध आ रही है। अब तुम शाम होने से पहले यहां से चले जाओ, अन्यथा वो तुम्हें पहचान लेगा। राजकुमार ने कहा कि अब मैं तो तुम्हें उसकी कैद से मुक्ति दिलाकर ही जाऊंगा। मैंने दानव को समाप्त करने की योजना सोच ली है। जिस रास्ते से दानव आता है, उस रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना शुरू किया और उस राजकुमारी ने भी उसकी सहायता की। अपने पास के फल और मिठाई उसे खाने को दिए। शाम तक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा तैयार हो गया। फिर राजकुमार ने बाहर से सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे किए और गड्ढे को ऐसे भर दिया कि ऊपर से भूमि बराबर दिखाई देने लगी। इस काम से निवृत्त होकर वो नहाया और उस स्त्री के साथ मिलकर भोजन किया। फिर राजकुमार ने जादू की तलवार से स्त्री का सिर काटकर लकड़ियां बदली। जब वृक्ष तैयार हो गया तो वो वापस वही आ गया जहां गड्ढा खोदा था। पास ही एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। आधी रात हुई तो वैसी ही आंधी आई और शोर मचाता हुआ दानव आया। जैसे ही गड्ढे पर उसका पैर पड़ा, एक भयानक चीख के साथ वो गड्ढे में गिर गया।
राजकुमार ने तुरंत पेड़ के ऊपर से माचिस जलाकर सूखे पत्तों पर फेंकनी शुरू कर दी। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। गड्ढे के अंदर से दानव की चीखें धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अंततः दानव का काम तमाम हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी को जीवित किया। वो बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि मेरे भाई हो जाओ, जो चाहो मांग लो। राजकुमार ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तलवार और ये लकड़ियां मैं ले जा रहा हूं। तुम्हें बस ये करना है कि एक बार मेरे पिता के सामने मरकर दिखाना होगा, ताकि वो वृक्ष बन सके और मेरे पिता उसे देख सके। स्त्री ने कहा कि भैया, तुम जब बुलाओगे मैं चली आऊंगी। स्त्री वहां से अपने देश चली गई और राजकुमार अपने रास्ते चल दिया। उसने अपने पिता के एक सपने को आंखों से दिखाने का प्रबंध कर लिया था। अब वो अगली योजना पर काम करने लगा। बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद एक शाम फिर एक सुनसान बगीचे में रात बिताने के लिए रुका। ये स्थान तो पहले से भी ज्यादा उजाड़ था। सूखे पेड़, सूखी झाड़ियां और सूखे पत्तों के ढेर थे। कहीं कहीं कुछ पुरानी कोठरियां बनी हुई थी और एक बड़ा सा चबूतरा साफ सुथरा था। पहले तो राजकुमार ने सोचा कि इस चबूतरे पर सो जाए, लेकिन फिर वहां की सफाई देखकर उसे संकट का आभास हुआ और वो थोड़ी दूरी पर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे भूमि साफ करके वहां लेट गया। अजनबी जगह, जंगली जानवरों का डर और बुरी शक्तियों का भय, नींद कहाँ थी। रात 12 बजे के करीब यहां भी आंधी जैसी आती हुई महसूस हुई। पत्ते उड़ने लगे। इतने में क्या देखता है कि 4 घुड़सवार हवा में जैसे उड़ते हुए वहां उतरे। उन्होंने अपने घोड़े पेड़ के साथ बांध दिए और स्वयं चबूतरे पर जाकर बैठ गए। फिर उन्होंने शतरंज की बिसात बिछाई और 2-2 लोग शतरंज खेलने लगे। राजकुमार छुपा हुआ देख रहा था। सारी रात बीत गई। उनमें से कोई जीता न कोई हारा। राजकुमार ने मन में सोचा कि यही समय है अपने पिता के दूसरे सपने को सच कर दिखाऊं। ये अवसर निकल गया तो हो सकता है फिर कभी हाथ न आए। वो साहस करके बाहर निकला और उनके पास जाकर बोला कि कैसे खिलाड़ी हो जो न जीत सकते हो और न हार सकते हो। एक युवक को अपने पास देखकर पहले तो वे चकित हुए, फिर क्रोध में लाल पीले हो गए। तुम कौन हो और तुम्हें साहस कैसे हुआ हमसे बात करने की? हमें से प्रत्येक इतना अच्छा खिलाड़ी है कि ना हमें कोई आज तक हरा सका और ना हम एक दूसरे को हरा सके। राजकुमार बोला कि अगर मैं एक एक करके तुम चारों को हरा दूं तो क्या दोगे? वे आवेश में आकर बोले कि अगर तुमने हमें हरा दिया तो हम तुम्हारे दास बन जाएंगे, लेकिन अगर न हरा सके या हार गए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चीलकौओं को खिला देंगे। राजकुमार ने कहा कि चलो स्वीकार है। बिसात बिछी और राजकुमार ने एक एक करके चारों को हरा दिया। वे चारों बोले कि आज से हम तुम्हारे दास हुए, लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं, इसलिए तुम्हारे साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन तुम हमारे घोड़ों की पूंछ का एक एक बाल जलाओगे, हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। वे चारों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चले गए। राजकुमार अपने पिता के दूसरे सपने की सच्चाई भी पा चुका था, लेकिन जब तक तीसरे सपने की सच्चाई न मालूम हो जाती वो घर नहीं लौट सकता था। अगली सुबह राजकुमार अपनी यात्रा पर निकला। एक लंबी यात्रा के बाद वो एक शहर में पहुंचा। सारा दिन वो शहर में घूमता रहा। जब वहां के राजा के महल के पास से गुजरा तो उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ा नगाड़ा रखा है। उसने वहां के लोगों से पूछा कि ये नगाड़ा कैसा है, तो लोगों ने बताया कि यहां कोई राजा नहीं बल्कि एक रानी राज्य करती है। वो बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। विवाह के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। जो विवाह का इच्छुक होता है वो आकर इस नगाड़े पर चोट मारता है। रानी उसे बुलाकर अपनी शर्तें बताती है और ये भी कि जो उसकी शर्तें पूरी नहीं करेगा उसे रानी का दास बनकर सारी आयु चक्की पीसनी पड़ेगी। आज तक कोई उसकी शर्तें पूरी नहीं कर सका क्योंकि शर्तें बहुत कठिन होती है। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और असफल रहे। अब तक 52 राजा शर्त हारकर बैठे चक्की पीस रहे हैं।
राजकुमार को तो अपनी इच्छा पूरी करने का मार्ग मिल गया। उसने भी रानी के साथ मुकाबला करने का निश्चय किया। एक विश्राम गृह में आकर ठहरा, एक ब्राह्मण के लड़के का रूप बदला और अगले दिन जाकर नगाड़े पर जोर जोर से कई चोटें मारी। रानी ने सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। ये कौन असभ्य है जो नगाड़ा तोड़े जा रहा है? सेवक ने आकर बताया कि महारानी जी, एक ब्राह्मण का लड़का है जो आपसे विवाह करना चाहता है। रानी क्रोध से भरकर बोली कि एक ब्राह्मण के छोकरे की ये मजाल? उसे पता नहीं कि मेरे महल में 52 राजा चक्की पीस रहे हैं जो मुझसे विवाह करने आए थे। सेवक ने हाथ जोड़कर कहा कि महारानी जी, उसे सब पता है और वो आपकी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है। रानी ने राजकुमार को बुलाया और कहा कि तू अभी छोटा है, इसलिए मैं तेरा अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन ये सुन ले कि राजाओं से तो मैंने चक्की पिसवाई है, लेकिन तुझे तो मैं टुकड़े टुकड़े करवा दूंगी। राजकुमार बोला कि स्वीकार है रानी जी, आप शर्तें बताइए। रानी, जो पर्दे के पीछे बैठी हुई थी, बोली कि पहली शर्त यह है कि लोहे के खंभे को लकड़ी की कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े करना है। राजकुमार ने कहा कि मुझे वहां लेकर चलो जहां खंभा रखा है। सेवक राजकुमार को एक आंगन में ले गए जहां एक बहुत ही बड़ा और मोटा लोहे का खंभा रखा था और उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की कुल्हाड़ी रखी थी। जो भी रानी की शर्त पूरी करने आता था, वो उस खंभे और कुल्हाड़ी को देखकर साहस छोड़ देता था, क्योंकि लकड़ी से लोहे को काटना असंभव था। राजकुमार थोड़ी देर ध्यान से उस खंभे को देखता रहा। उसे छूने की अनुमति नहीं थी। फिर उसने ईश्वर को स्मरण करके कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से खंभे पर प्रहार किया। खंभा 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। असल में वो खंभा मोम का बना हुआ था, जो इतनी निपुणता से बनाया गया था कि देखने में लोहा लगता था। लेकिन राजकुमार की तेज दृष्टि ने उसे पहचान लिया और ये शर्त जीत ली। जितने लोग वहां उपस्थित थे वे दंग रह गए। राजकुमार बोला कि नगाड़ा बजाओ, क्योंकि मैं पहली शर्त जीत गया हूं। नगाड़ा जोर जोर से बजने लगा और रानी का बुरा हाल था कि जो काम कोई राजा महाराजा नहीं कर पाया, वो इस ब्राह्मण के छोकरे ने कर दिखाया। राजकुमार को रानी के सामने लाया गया। रानी ने कहा कि दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक रात में 4 बार बोलने पर विवश कर दो। इस शर्त के लिए तुम रात को आना, मैं अपने आसन पर पर्दे में बैठूंगी। तुम मुझसे सीधे बात नहीं करोगे, न मुझे देखने और छूने का साहस करोगे। पर्दे के बाहर बैठकर मुझे बोलने पर विवश करना है। राजकुमार वापस विश्राम गृह चला गया और एक सुनसान स्थान पर जाकर उसने उन घुड़सवारों के घोड़ों के बालों को आग दिखाई। चारों उपस्थित हो गए। राजकुमार ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि रानी रात में 4 बार बोलने पर विवश हो जाए। उन्होंने कहा कि ये क्या कठिन है, हम चारों जाकर रानी के आसपास छुप जाएंगे। एक आसन के पाए में, एक उसके पायदान में, एक उसके पर्दे में और एक उसके हार में। तुम रात को बारी बारी हमसे बात करना, बाकी हम संभाल लेंगे। चारों अदृश्य हो गए तो राजकुमार वापस आया और भोजन करके सो गया। शाम को स्नान करके ब्राह्मण जैसी धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए और गले में माला डालकर तैयार हो गया। रात को रानी के महल में पहुंचा। रानी अपने कक्ष में अपने आसन पर बैठी थी और चारों तरफ पर्दे लटक रहे थे। पास एक कुर्सी पड़ी थी। राजकुमार उस पर बैठ गया। थोड़ी देर चुप रहा, फिर आसन के पाए से बात की कि भाई, तुम ही कुछ बात करोगे जिससे रात कट जाए। आसन के पाए से आवाज आई कि क्या बात करूं? रानी ऊपर भारी भरकम होकर बैठी है, कभी सामान उधर फेंकती है, कभी उधर पटकती है। हम पैरों का तो बुरा हाल है। अगर तुम सारी शर्तें जीत जाओ तो इसे सबक सिखाना। राजकुमार बोला कि नहीं, ऐसी बात मत करो जिससे रानी को क्रोध आए। ऐसी बात करो कि रात कट जाए। पाए से आवाज आई कि ऐसी बात है तो चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में 4 मित्र रहते थे। एक सुनार का लड़का, एक बढ़ी का लड़का, एक दर्जी का लड़का और एक राजा का लड़का।
राजा को अपने बेटे की छोटे लोगों से मित्रता पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बेटे को अपने मित्रों से इतना प्रेम था कि वो मानता ही नहीं था। एक बार राजा का बेटा राजा से छुपकर अपने तीनों साथियों के साथ शिकार पर निकल गया। जंगल में चारों मित्र रास्ता भटक गए। रात हो गई तो चारों चिंतित हो गए। राजा के बेटे को चिंता यह थी कि राजमहल में उसकी खोज हो रही होगी। बाकी तीनों को यह चिंता कि रात को कोई जंगली जानवर आकर उनका अंत न कर दे। अंत में यह निश्चित हुआ कि सारी रात चारों एक एक करके बारी बारी पहरा देंगे और 3 मित्र सोएंगे। इस तरह चारों को नींद भी मिल जाएगी और पहरा भी हो जाएगा। सबसे पहले जागने की बारी बढ़ी के बेटे की थी। उसे नींद आने लगी तो उसने सोचा कि कोई काम करूं ताकि नींद भाग जाए। उसके औजारों का थैला उसके पास था। उसने जंगल में से लकड़ी ली और अपने कौशल से उस लकड़ी की गुड़िया बना दी। उसका पहरा देने का समय समाप्त हो रहा था तो उसने दर्जी के बेटे को जगा दिया कि उठो, अब तुम पहरा दो, मैं सोने जा रहा हूं। दर्जी के लड़के ने देखा कि बढ़ी का लड़का तो अपना हुनर दिखा गया, अब मैं भी अपना हुनर दिखाऊंगा। उसके थैले में भी सिलाई का सामान था। उसने अपनी कमीज उतारी और उसे काटकर गुड़िया के लिए कपड़े सिए और उसे पहना दिए। इतनी देर में उसका समय समाप्त हो गया। उसने सुनार के लड़के को जगाया। सुनार के लड़के ने सोचा कि इन दोनों ने तो अपना कौशल दिखा दिया, अब मुझे अपना हुनर दिखाना चाहिए। उसके थैले में भी आभूषण बनाने के औजार थे और उसने गले में सोने की जंजीर पहन रखी थी। उसने झट जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके आग जलाई और अपनी जंजीर पिघलाकर गुड़िया के लिए आभूषण बनाए और उसे पहना दिए। फिर उसने राजा के लड़के को जगा दिया। राजा के लड़के ने देखा कि उसके तीनों मित्रों ने अपने हुनर दिखा दिए। मुझे तो कोई कौशल आता ही नहीं, मैं क्या करूं? सुबह वे तीनों मित्र मेरा उपहास करेंगे। उससे तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। उसके पास तलवार थी। वो तलवार से अपना मांस काटकर सुनार की जलाई हुई आग में डालता जाता और रोता जाता था। इतने में एक पहुंचे हुए साधु उधर से गुजरे। उन्होंने कहा कि बेटा, ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना तो पाप है। राजा के लड़के ने कहा कि बाबा, मैं क्या करूं? मेरे तीनों मित्रों ने अपना हुनर दिखा दिया, मुझे कुछ आता नहीं। सुबह ये मुझ पर हंसेंगे, मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। उन साधु ने ईश्वर से प्रार्थना की और उस गुड़िया में प्राण पड़ गए। वो जीवित बच्ची में बदल गई। आसन के पाय ने कहानी समाप्त करके राजकुमार से पूछा कि क्या कहते हो, सबसे अच्छा काम किस लड़के ने किया? राजकुमार ने उत्तर दिया कि सबसे अच्छा काम बढ़ी के लड़के ने किया, जिसने गुड़िया बनाई। पाया बोला कि नहीं, सबसे अच्छा काम दर्जी के लड़के ने किया, जिसने गुड़िया का शरीर ढक दिया। दोनों में बहस होने लगी। अंत में रानी से रहा न गया और उसने आसन के पाए पर छड़ी मारते हुए कहा कि मूर्खों, उसका नाम कोई नहीं लेगा जिसने गुड़िया में प्राण डलवा दिए। राजकुमार ने जोर से आवाज लगाई कि नगाड़े पर चोट मारो। रानी एक बार बोल दी। रानी बोलने को तो बोल पड़ी, लेकिन अब पछता रही थी और क्रोध में थी। फिर राजकुमार ने रानी के पानदान को संबोधित किया कि पानदान भाई, रानी तो हमसे बात ही नहीं करेंगी, तुम ही कोई बात करोगे ताकि रात कटे। पानदान में बैठा हुआ वो शक्तिपुंज बोला कि भाई क्या बताओ, जब से तुम शर्तें जीतने लगे हो तब से मेरी तो शामत आई हुई है। सबसे अधिक क्रोध तो रानी मुझ पर ही उतार रही है। कभी उठाकर पटकती है, कभी खोलती है, कभी बंद करती है। मेरा अंग अंग दुख रहा है। तुम अगर सारी शर्तें जीत जाओ तो इसे अपनी दासी बनाकर रखना। राजकुमार ने कहा कि ऐसी बातें मत करो जिससे रानी अप्रसन्न हो, ऐसी बातें करो जिससे रात कटे। पानदान बोला कि चलो मैं भी एक कहानी सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है। किसी शहर में एक राजा राज्य करता था। राजा की एक ही बेटी थी, बहुत सुंदर और बहुत बुद्धिमान। राजा की इच्छा थी कि राजकुमारी का विवाह किसी असली राजकुमार से हो, जिसके रक्त में कहीं से कोई मिलावट न हो।
असली राजकुमार फूल की तरह कोमल और संवेदनशील होता है, जो ऐसी बात भी अनुभव कर लेता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। राजकुमारी के लिए बहुत से राजाओं के प्रस्ताव आए, लेकिन कोई भी राजा की कसौटी पर खरा नहीं उतरा। अंत में 3 राजकुमार आए। उन्होंने ये दावा किया कि वे असली राजकुमार हैं। राजा ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उसने उन तीनों को अलग अलग महल के 3 अत्यंत सुसज्जित और आरामदायक कमरों में ठहराया, जहां रेशम का बिछौना और कोमल बिस्तर थे। सुबह जब तीनों राजकुमार दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा कि कहिए राजकुमारों, रात को नींद कैसी आई? सबसे बड़े राजकुमार ने कहा कि मैं रात भर दुर्गंध के कारण नहीं सो सका। सारी रात सिर के दर्द से तड़पता रहा। आपने जो रेशम का बिछौना बिछाया था वो दुर्गंध से भरा था। राजा चकित रह गया। उसने सेवकों से कहा कि वो चादर उठाकर लाओ। चादर लाई गई। सबने उसे सूंघा, लेकिन उसमें से सुगंध आ रही थी। किसी को कोई दुर्गंध नहीं आई। उस दुकानदार को बुलाकर पूछा कि रेशम उसने कहां से ली। उसने बुनकर का पता बताया। बुनकर को बुलाया गया तो उसने रेशम एकत्र करने वाले का पता बताया। वहां आदमी भेजे गए तो पता चला कि उन पेड़ों से 200 कोस की दूरी पर गंदे पानी का एक नाला बहता था, जिसकी वजह से शायद उस रेशम में दुर्गंध आ गई हो, जो इतने हाथों से गुजरने के बाद भी राजकुमार को इतनी तेज लगी कि वो रात भर नहीं सो सका। दरबारी बोल उठे कि वास्तव में ये सच्चा राजकुमार है। फिर राजा ने दूसरे राजकुमार से पूछा कि उसे कैसी नींद आई। राजकुमार ने कहा कि मैं रात भर नहीं सो सका। आपके महल में इतना शोर था कि सारी रात जागता रहा और ज्वर हो गया। राजा ने महल के अधिकारी से पूछा कि राजकुमार के कमरे के पास कैसा शोर था। बहुत छानबीन के बाद पता चला कि महल के बगीचे में से एक फव्वारा रात को खुला रह गया था। उसके पानी के गिरने की आवाज के शोर से राजकुमार को ज्वर हो गया। दरबारी फिर चिल्ला उठे कि यही असली राजकुमार है। फिर राजा ने तीसरे और सबसे छोटे राजकुमार से पूछा कि उसे रात कैसी नींद आई। राजकुमार ने कहा कि आपके बिस्तर में एक कांटा था, जिसकी चुभन से मैं रात भर करवटें बदलता रहा। राजकुमार ने अपनी पीठ दिखाई, जिस पर जगह जगह घाव बने हुए थे। राजा तुरंत लोगों को लेकर राजकुमार के कक्ष में पहुंचा। लोगों ने चादर हटाकर देखा। वहां बहुत ही कोमल रुई के गद्दे बिछे थे। अंत में 19वें गद्दे के नीचे एक बाल जैसा छोटा सा तिनका चिपका हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा राजकुमार की पीठ पर घाव का निशान था। लोग चिल्ला उठे कि यही असली राजकुमार है। पानदान ने कहानी सुनाने के बाद राजकुमार से पूछा कि बताओ, तुम्हारे विचार से राजा ने तीनों में से किससे अपनी बेटी का विवाह किया? राजकुमार ने कहा कि जिसे रेशम में से दुर्गंध आई थी वही असली राजकुमार था। पानदान बोला कि नहीं, मेरे विचार से वो असली राजकुमार था, जिसे मील भर दूर से आई फव्वारे की आवाज से ज्वर हो गया था। दोनों में बहस होने लगी। रानी भूल गई कि उसे चुप रहना था। चिल्लाकर पानदान को पटका और बोली कि दुष्ट, तुझे भी आज ही बोलना था। उसका नाम कोई नहीं लेगा जिसकी पीठ पर 19 गद्दों के नीचे दबे हुए तिनके से घाव पड़ गए। उन दोनों की शिकायत तो सुनी सुनाई बातों पर भी हो सकती थी, लेकिन छोटे राजकुमार के घाव तो सारे दरबार ने देखे। रानी बोल पड़ी और राजकुमार ने हर्ष से चिल्लाते हुए आवाज लगाई कि नगाड़े पर दूसरी चोट मारो। रानी दूसरी बार भी बोल दी। रानी अपनी जल्दबाजी पर बहुत लज्जित हुई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजकुमार ने रानी के आसन के पर्दे को संबोधित किया कि भाई, तुम ही कुछ बात करोगे जिससे रात कटे। पर्दे में से आवाज आई कि अरे भाई, क्या बात करूं? मेरी तो आज शामत आ रही है। जैसे जैसे रानी हारती जा रही है, अपना क्रोध हमारे ऊपर ही निकाल रही है। तुम जीत जाओ तो इसकी चोटी काट देना। राजकुमार ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो जिससे रानी का मन दुखी हो। ऐसी बात करो जिससे रात कट जाए। पर्दा बोला कि चलो तुम कहते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हें कहानी सुनाता हूं। किसी शहर में एक बढ़ी रहता था। उसका एक ही लड़का था।
उसकी इच्छा थी कि उसका बेटा उसके काम में हाथ बंटाए, लेकिन लड़का बहुत निकम्मा था। दिन भर पड़ा रहता या शहर में आवारागर्दी करता। माता पिता दोनों परेशान थे। पड़ोसियों ने बढ़ी को परामर्श दिया कि लड़के का विवाह कर दो, उत्तरदायित्व का बोझ पड़ेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। बढ़ी ने बेटे का विवाह कर दिया। बहू घर में आ गई, एक खाने वाला और बढ़ गया, लेकिन लड़के पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब तो उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया। दिन भर पत्नी के पास बैठा रहता था। पत्नी भी उसे समझाकर थक गई और एक दिन कहा कि मुझे मेरे मायके छोड़ दो। सारी दुनिया मुझे निकम्मे की पत्नी होने का उलाहना देती है। अगले दिन पत्नी ने भोजन की पोटली बांधकर साथ दी और वो निकम्मा बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर लकड़ियां काटने निकल गया। जंगल में दोपहर हो गई तो भोजन किया और सो गया। शाम को उठा तो देखा कि बाकी बढ़ी लकड़ियां काटकर लौट रहे हैं और उसका उपहास कर रहे हैं। वो स्वयं एक पेड़ के पास जाकर पूछ रहा था कि पेड़ तुझे काट लूं? शाम हो गई और जंगल में अकेला रह गया। अंत में रात के समय एक पेड़ से आवाज आई कि हाँ, मुझे काट और मेरी लकड़ी का पलंग बनाकर 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं का बेचना, इससे कम पर मत बेचना। लड़के ने पेड़ काटना शुरू किया और आधी रात को लकड़ी लेकर घर पहुंचा। वो उसी समय औजार लेकर पलंग बनाने बैठ गया। सुबह तक पलंग तैयार हो गया। शनिवार को राजा के महल के नीचे बाजार लगा करता था। शाम तक जिसका सामान नहीं बिकता था तो राजा के आदेश के अनुसार महल का अधिकारी उसे खरीद लेता था। बढ़ी का लड़का भी इस बाजार में अपना पलंग लेकर बैठा। जो खरीदार आता और पलंग का मूल्य पूछता था, उत्तर मिलता सोने के 1.25 लाख सिक्के। लोग कहते पागल है, एक साधारण से पलंग का मूल्य सोने के सिक्कों में मांग रहा है। जो उसे जानते थे उसका उपहास उड़ाते कि मूर्ख पहली बार कुछ बनाकर लाया है, वो क्या जाने क्या वस्तु कितने में बिकती है। शाम हो गई। सारे दुकानदार अपना अपना सामान बेचकर घर चले गए। राजा ने अपने झरोखे से झांक कर देखा तो एक आदमी पलंग लिए बैठा दिखाई दिया। राजा ने अधिकारी को बुलाकर पूछा कि नीचे जो आदमी बैठा है उसका पलंग अब तक क्यों नहीं खरीदा गया? अधिकारी ने उत्तर दिया कि महाराज, कोई पागल आदमी है, एक साधारण पलंग का मूल्य सोने के 1.25 लाख सिक्के मांग रहा है। राजा ने कहा, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। बढ़ी के लड़के को बुलाया गया। राजा ने पूछा, क्या तुम जानते नहीं कि एक साधारण पलंग का मूल्य क्या होता है? बढ़ी ने कहा, मेरा पलंग साधारण नहीं है महाराज, आप रात को इस पर सोकर देखिए। अगर आपको पलंग साधारण लगे तो मैं इसका मूल्य लौटा दूंगा। राजा ने 1.25 लाख सिक्के दे दिए और आदेश दिया कि आज रात हमारा बिस्तर इसी पलंग पर लगाया जाए। बढ़ी का बेटा कपड़े में सिक्के बांधकर देर रात जब घर पहुंचा, उसकी माता समझी बेटा अनाज लाया है। उसने बहू को आवाज दी कि ले बहू, आज तो हमारा कमाने वाला बेटा अनाज लेकर आया है, जा चक्की पर आटा पीसकर रोटी बना ले। बहू ने आकर पोटली उठाई तो बहुत भारी लगी। उसने खोलकर देखा तो सोने की चमक से आंखें चौंधिया गई। वो प्रसन्न होकर अपनी सास के पास ले गई कि मां, इसमें अनाज नहीं कुछ और है। बुढ़िया ने आकर देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। फिर तो उस बुढ़िया ने बेटे की वो बलैया ली और प्रशंसा की कि कुछ कहने को नहीं। उनके तो दिन ही बदल गए। उधर राजा पलंग पर सोने को लेटे तो नींद नहीं आई। देखे अब क्या होता है, इसी प्रतीक्षा में चुपचाप लेटे रहे। रात 12 बजे के बाद पलंग का एक पाया बाकी पायों से बोला कि सुनते हो भाई तीनों मित्रों, राजा को संभाले रखना, मैं जरा बाहर घूम कर आता हूं। राजा चुपचाप बातें सुनता रहा। पलंग में से एक पाया निकला और उड़ता हुआ एक ओर चला गया। अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि वो वापस आ गया। दूसरे भाई ने पूछा, बड़ी जल्दी वापस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा कि राजा के जूते में काला सांप बैठा है। मैंने सोचा ये हमारे स्वामी हैं, इनके प्राण बचाना कर्तव्य है। सुबह ये जूता पहनेंगे तो सांप काट लेगा और ये मर जाएंगे, इसलिए मैं उस सांप को मारकर आ गया हूं। दूसरे ने कहा, मित्रों, अब तुम तीनों राजा को संभालो, मैं भी बाहर होकर आता हूं।
फिर पलंग से आवाज आई और दूसरा पाया उड़ता हुआ द्वार से निकल गया। थोड़ी देर में वह भी वापस आ गया। तीसरे भाई ने पूछा, क्या बात है, तुम भी जल्दी वापस आ गए? वो बोला, मैं बाहर निकला तो देखा 2 चोरों ने राजा के खजाने में सेंध लगा रखी है और खजाना लूट कर ले जा रहे हैं। मैं उन दोनों चोरों को मार आया हूं। तीसरा पाया बोला, मित्रों, अब तुम राजा को संभालो, मैं जरा सैर करके आता हूं। कुछ देर बाद वो भी वापस आ गया और बोला कि मैं बहुत ही सुंदर दृश्य देखकर आया हूं, लेकिन अकेले देखने में आनंद नहीं, तुम तीनों को भी साथ लेने आया हूं। पहले भाई ने कहा, लेकिन चारों चले जाएंगे तो राजा को कौन संभालेगा? तीसरा पाया बोला, राजा तो निश्चिंत सो रहे हैं, चलो राजा को भी ले चलते हैं। अचानक पलंग भूमि से ऊपर उठा और उड़ता हुआ महल से बाहर निकल गया। राजा का डर के मारे बुरा हाल था। वो पलंग पर सांस रोककर लेटा हुआ था और इस सारी गतिविधि को सुन रहा था। दूर किसी जंगल में जाकर पलंग एक पेड़ पर लटक गया। राजा ने थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो उस जंगल में एक सुंदर उपवन लगा हुआ था। सोने चांदी की कुर्सियों पर लोग बैठे थे। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन बांटा जा रहा था। किसी ने कहा, देखो, वो पलंग पर एक आदमी सो रहा है, उसे भी भोजन दे आओ। लोगों ने सोने चांदी की थालियों में उत्तम भोजन लाकर राजा के पास रख दिया। फिर नाच गाने की सभा जमी। सुंदरियों ने ऐसा नृत्य दिखाया कि सब वाह वाह कर उठे। सुबह के समय उत्सव समाप्त हुआ। सब लोग चले गए तो सेवकों ने उपवन उजाड़ना शुरू किया। तीसरा पाया बोला, मित्रों, यही समय है राजा से निष्ठा निभाने का, चलो इस उपवन को राजा के लिए बचाते हैं। तीनों पाए अपनी जगह से निकले और उन लोगों के सिरों पर प्रहार करने लगे। वे लोग घबरा गए और सारा उपवन और साजो सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। उसके बाद पलंग उड़ता हुआ राजा को वापस उनके कक्ष में पहुंचा दिया। राजा की जान में जान आई। सुबह हुई। राजा ने सेवकों से जूता मांगा तो सेवक ने आकर बताया कि महाराज, आपके जूते में काला सांप मरा हुआ पड़ा है। राजा को विश्वास हो गया कि रात उन्होंने कोई सपना नहीं देखा था। जो हुआ वो वास्तविकता थी। उसी समय खजाने का अधिकारी दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि रात खजाने के पहरेदार सो गए थे। 2 चोरों ने खजाना लूटने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने उन्हें मार दिया। राजा जानता था कि चोरों को किसने मारा है। उसके बाद उन्होंने विशेष सेवकों को बुलाकर कहा कि शहर के बाहर जो जंगल है वहां जाओ और वहां की सूचना लाओ। थोड़ी देर में वे लोग वापस आए और बड़े आश्चर्य के साथ बताया कि जंगल का तो रूप ही बदल गया है। वहां बहुत सुंदर बगीचा लगा है, सोने चांदी की कुर्सियां और सजावट का सामान रखा है। वहां इतना सोना और चांदी था जितना राजा के पूरे खजाने में भी नहीं था। राजा ने बढ़ी के लड़के को बुलाकर पुरस्कार दिया और सारा सोना चांदी अपने खजाने में जमा करवा लिया। कहानी समाप्त करके फिर राजकुमार और पर्दे में छुपे हुए उस शक्ति में बहस छिड़ गई। राजकुमार कह रहा था वो पाया अच्छा था जिसने सांप को मारकर राजा के प्राण बचाए, और पर्दा कह रहा था कि वो पाया अच्छा था जिसने चोरों को मार मार कर राजा का खजाना बचाया। बहस जब अधिक बढ़ गई तो रानी स्वयं बोल पड़ी कि मूर्खों, उसका नाम नहीं लोगे जिसने लगाल गाया बगीचा और इतना सोना चांदी राजा को दिलवा दिया। राजकुमार ने आवाज लगाई कि नगाड़े पर चोट मारो। रानी तीसरी बार भी बोल पड़ी। रानी के क्रोध और चिंता में आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने निश्चय कर लिया कि वो अब नहीं बोलेगी। रात का अंतिम पहर था। राजकुमार ने रानी के हार को संबोधित किया कि रानी के चंदन के हार, रानी हमसे क्यों बोलेंगी, तुम ही कोई बात करो जो रात कटे। हार बोला, भाई मेरी तो शामत आई हुई है। रानी कभी क्रोध में इधर करवट बदलती है, कभी उधर, मुझे उठा उठा कर पटक रही है। भैया तुम जीत जाओ तो इससे चुन चुन कर बदले लेना। राजकुमार बोला, तुम लोग रानी को अप्रसन्न करने वाली बातें मत किया करो, कोई ऐसी बात करो कि रात बीत जाए। हार कहने लगा, चलो तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं।
बहुत वर्ष पहले किसी शहर में एक लकड़हारा रहता था। बड़ा परिश्रमी और ईमानदार। सारा दिन जंगल से लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में जाकर बेच देता। जो पैसे मिलते उससे अपना और अपने बच्चों का पेट भरता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बहुत ही योग्य और समझदार थे। उन्हें पता था कि उनके माता पिता उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। स्वयं भूखे सो जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा भोजन खिलाते हैं। एक दिन लकड़हारे को जंगल में एक चमकदार पत्थर पड़ा मिला। वो उसे उठाकर लाया और अपने घर में रख दिया कि बच्चे खेलेंगे। रात को उसकी पत्नी झोपड़ी में दीपक जलाने आई तो उसने देखा कि वहां तो बड़ा प्रकाश फैल रहा है। लकड़हारा तुरंत समझ गया कि ये कोई बहुत ही कीमती रत्न है जो हमारे बच्चों के भाग्य से मिला है। उसने वो पत्थर जौहरी को दिखाया। जौहरी ने देखते ही पहचान लिया कि वो हीरा था जिसका मूल्य आंकना कठिन था। फिर भी जौहरी ने लकड़हारे को उस पत्थर का अच्छा मूल्य दिया। लकड़हारा उसी में प्रसन्न हो गया। उन पैसों से उसने लकड़ी की दुकान खोल ली और छोटा सा मकान बना लिया। दोनों पति पत्नी ने अपना सारा जीवन अपने चारों बेटों को अच्छे से अच्छा पढ़ाने लिखाने में लगा दिया। तीनों बेटों का विवाह कर दिया और अपना कारोबार बेचकर सारा पैसा चारों बेटों में बराबर बांट दिया। उन पैसों से बेटों ने अलग अलग काम शुरू किया। ये माता पिता की अच्छी शिक्षा का परिणाम था। इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें माता पिता के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनका ऋण उतार सकें। बड़े बेटे ने अपने माता पिता के लिए शानदार और सुंदर मकान बनवा दिया। दूसरे बेटे ने घर के सामने भूमि लेकर एक सुंदर बगीचा लगाया और एक तालाब खुदवाया। तीसरा बेटा माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले गया। फिर तीनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग मकान में रहने लगे। इस बीच लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमारियों से घिर गए थे। लकड़हारे की आंखों की ज्योति चली गई और उसकी पत्नी घुटनों के दर्द के कारण चलने फिरने में असमर्थ हो गई। इतने बड़े घर और बगीचे में दोनों वृद्ध अकेले थे। उनके चौथे और सबसे छोटे बेटे ने उनके लिए कोई बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन अपना सारा जीवन माता पिता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसने विवाह भी नहीं किया ताकि पत्नी और बच्चे उसे उसके कर्तव्य से विचलित न कर दें। वो अपने अंधे पिता की आंखें और मां की लाठी बनकर रहा। हार ने कहानी समाप्त करके कहा, मेरे विचार में सबसे अधिक पुण्य का काम बड़े बेटे ने किया जिसने सुंदर घर बनवाया। राजकुमार बोला नहीं। सबसे अधिक प्रशंसा का काम तो तीसरे बेटे ने किया जिसने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाकर उनका परलोक सुधार दिया। दोनों में जमकर बहस हुई। रानी से रहा नहीं गया। वो बोल पड़ी। उसने हार उतारकर फेंकते हुए कहा, दुष्टों, उसका नाम कोई नहीं ले रहा जिसने अपना सारा जीवन वृद्ध, अंधे और असहाय माता पिता की सेवा में लगा दिया। रानी बोली और राजकुमार उठकर खड़ा हो गया। उसने चिल्लाते हुए आवाज लगाई कि नगाड़े पर चोट मारो। रानी एक रात में 4 बार बोल दी। मैं जीत गया। रानी मन में बहुत दुखी हुई, लेकिन कठोरता से उसने कहा कि अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। मेरी अभी एक शर्त शेष है। राजकुमार ने कहा, वह भी बता दो। रानी ने उत्तर दिया, मेरी अंतिम शर्त एक पहेली है। अगर उसका सही उत्तर नहीं दे सके तो सारी सफलता व्यर्थ हो जाएगी। पहेली यह है कि जन्मी न व्याही मां ने बेटे पर सवारी ली। राजकुमार मन ही मन हंस पड़ा। वो घटना तो स्वयं उसके राज्य से संबंधित थी। उसने उत्तर देते हुए कहा, यह उज्जैन नगर की बात है। उज्जैन के राजा ने बहुत ही उत्तम नस्ल के घोड़े मंगवाए। उन्होंने उन अरबी घोड़ों का मिलाप देसी घोड़ियों के साथ करवाया। घोड़ियां गर्भवती हो गई, लेकिन जब जन्म का समय आया तो वे अरबी घोड़ों के बच्चों को जन्म नहीं दे सकी। राजा के आदेश से घोड़ियों के पेट काटकर बच्चे निकाले गए और उन घोड़ियों की खाल से घोड़ों की पीठ पर डाली जाने वाली गद्दी बनाई गई। जब वे बच्चे बड़े हुए तो उनकी पीठ पर उनकी माताओं की खाल की गद्दी डाली गई। इस प्रकार जन्म देने और विवाह से पूर्व ही मां ने बेटों पर सवारी की। पहेली का उत्तर देकर
राजकुमार चला गया। रानी दुख से रो पड़ी कि मेरी क्या किस्मत थी। राजा महाराजा मेरे भाग्य में नहीं थे। एक ब्राह्मण का लड़का था और वो भी छोड़कर चला गया। आंसू पोंछने के लिए उसने अपना आंचल उठाया जो आसन के नीचे लटक गया था। उसने देखा कि आंचल पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, मैं उज्जैन का राजा हूं, तुझे चकमा देने आया था। जब तेरा बेटा मुझे चकमा देगा तब तुझे लेकर जाऊंगा। रानी रोते रोते हंस पड़ी। उसे संतोष हुआ कि उसे हराने वाला तो उससे भी बड़ा राजा है। उधर राजकुमार ने उन 52 राजाओं को स्वतंत्र कर दिया। उज्जैन पहुंचकर राजकुमार ने अपने पिता को उनके तीनों सपने सच करके दिखाए। राजा ने राजपाट बेटे को सौंप दिया। उधर रानी भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने नृत्य करने वाली सुंदर लड़कियों की एक टोली तैयार की और उज्जैन जा पहुंची। राजा को भी टोली देखने का शौक हुआ। उसने टोली वालों से महल आने को कहा, लेकिन रानी ने मना कर दिया कि जिसे नृत्य देखना है वो यहीं आए। एक दिन राजा स्वयं वहां पहुंचे। लड़कियों ने नृत्य दिखाया। राजा ने बहुत पुरस्कार दिया। फिर उनकी मालकिन से मिलने की इच्छा की। राजा को अंदर बुला लिया गया। चौकी पर जो लड़की बैठी थी उसके सामने रात का चांद भी फीका था। लड़की ने बताया कि वो दूसरे राज्य से आई है और अपने बीमार माता पिता के उपचार के लिए धन एकत्र कर रही है। राजा प्रतिदिन आने लगे। उन्होंने उसे अपने साथ रखने की बात की तो उसने कहा कि यदि आपको कोई संबंध बनाना है तो विवाह कीजिए। राजा उसके प्रेम में इतने पागल थे कि विवाह के लिए भी तैयार हो गए। कुछ समय बाद जब उसने अपने देश जाने की बात कही तो राजा ने बहुत प्रयास किया कि वो यही रह जाए, लेकिन रानी नहीं मानी। रानी ने चलते समय राजा से पहचान के रूप में उनकी तलवार और अंगूठी ले ली। रानी वापस अपने शहर चली आई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो बिल्कुल राजा जैसा दिखता था। रानी ने अपने बेटे का बहुत अच्छा पालन पोषण किया। बच्चा अक्सर पूछता, मां मेरे पिता कहाँ है? रानी उसे कह देती कि तुम्हारे पिता परदेस गए हैं। जब तुम 12 वर्ष के हो जाओगे तब आएंगे। जिस दिन पुत्र 12 वर्ष का हुआ वो जिद करने लगा कि अब बताइए पिता कहाँ है, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। विवश होकर रानी ने सारी कहानी सुनाई, अंगूठी और तलवार दिखाई। राजकुमार उसी समय उज्जैन जाने की जिद कर बैठा। रानी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। वो बोला, मां अब तो पिता को लेकर ही वापस आऊंगा। पुत्र उज्जैन नगरी पहुंचा और वहां उसने तरह तरह के वेश बदलकर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कभी औरतों के मटके फोड़ देता, कभी लोगों के कपड़े गायब कर देता। पूरे शहर में शोर मच गया। राजा के कानों तक भी सूचना पहुंची। राजा ने कोतवाल को डांटा। सिपाही पहरा देने लगे, लेकिन बालक उन्हें भी चकमा दे देता। वो उनके आसपास ही घूमता था, लेकिन किसी को संदेह नहीं होता था कि ये भोला भाला लड़का ये सब कर रहा है। कोतवाल ने स्वयं चोर पकड़ने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि वो नगर के द्वार पर खड़ा होकर चोर को पकड़ लेगा। कोतवाल के पास लकड़ी का एक यंत्र था जिसमें पैर पड़ते ही वो बंद हो जाता था। शाम को एक सुंदर लड़की वहां से निकली। कोतवाल ने उसे उस यंत्र से सावधान किया। लड़की ने पूछा, ये क्या है? कोतवाल ने बताया कि ये चोर पकड़ने की मशीन है। लड़की ने कहा, जरा मुझे अपना पैर बंद करके दिखाइए। कोतवाल जैसे ही उस पर खड़ा हुआ उसके दोनों पैर बंद हो गए। लड़की चाबी और कोतवाल की टोपी लेकर भाग गई। अंधेरे में उस लड़के ने कोतवाल की टोपी पहनी और आवाज बदलकर सिपाहियों से कहा कि द्वार बंद कर दो, चोर मशीन में फंस गया है। बेचारा कोतवाल रात भर द्वार के बाहर फंसा रहा। कुछ दिनों बाद राजा के रिश्तेदारों ने चोर पकड़ने की अनुमति मांगी। वे बगीचे में बैठे योजना बना रहे थे कि एक लड़का तेल मालिश करने के लिए आया। उसने सबको मालिश करवाने के लिए मनाया। वो ऐसा तेल लाया था जिसे लगाकर पानी डालने से शरीर बहुत सूज जाता है। सबके कहने पर उसने मालिश की और फिर उन्हें तालाब में डुबकी लगाने को कहा। जैसे ही वे तालाब में उतरे,
लड़का उनके कपड़े लेकर भाग गया। जब वे बाहर निकले तो उनके शरीर सूज चुके थे और कपड़े भी नहीं थे। दूसरी ओर वो लड़का उन सबके घर गया और उनकी पत्नियों से कहा कि आज रात चोर आपके घर आ सकता है, इसलिए कोई द्वार खटखटाए तो ऊपर से कूड़ा और मिर्च डाल देना। रात को जब वे सूजे हुए शरीर के साथ घर पहुंचे और द्वार खटखटाया तो उनकी पत्नियों ने उन पर कूड़ा और मिर्च डाल दी। अंत में राजा ने स्वयं चोर पकड़ने की घोषणा की। राजा शाम को घाट के किनारे पहुंचे। वहां एक लड़का कपड़े धो रहा था। राजा ने उससे पूछा तो उसने कहा कि एक आदमी नहाने गया है और मुझे अपने कपड़े दे गया है। राजा समझ गई कि वही चोर है। राजा ने लड़के को सोने की मुद्राएं दी और उसके कपड़े स्वयं पहन लिए ताकि चोर को पकड़ सके। लड़का राजा के वस्त्र पहनकर हाथी पर सवार होकर महल चला गया। राजा घाट पर प्रतीक्षा करते रहे। जब उन्होंने पानी में तैरते हुए सिर को पकड़ा तो वो लकड़ी का बना हुआ खिलौना था। राजा अपनी मूर्खता पर पछताते रहे। रात भर राजा को द्वार के बाहर बैठना पड़ा। सुबह जब वे महल पहुंचे तो देखा कि उनके बिस्तर पर कोई सो रहा है। राजा ने चादर खींची तो वो लड़का उठ बैठा। राजा को लगा कि उनके बचपन की तस्वीर सामने है। लड़के ने तुरंत अपनी मां का दुपट्टा, अंगूठी और तलवार सामने रख दी। राजा सब समझ गए और बेटे को गले लगा लिया। उन्हें वो बात याद आ गई जो उन्होंने रानी से कही थी। राजा पूरी सेना के साथ रानी के शहर पहुंचे और बड़े सम्मान के साथ उसे उज्जैन लेकर आए। फिर उनका जीवन सुख शांति से बीतने लगा।